देश में किसी भी अपराध के लिए कोई जगह नहीं होती, सजा सिर्फ पकड़े जाने पर होती है। स्कूलों में तो हमने ABCDE पढ़ा था, लेकिन इन दिनों देश की सियासत में ABC के बाद ED का चलन चल पड़ा है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। पात्रा चौल घोटाला या नेशनल हेराल्ड, विपक्ष के नेता ऑन रिमांड, कार्रवाई निष्पक्ष या इंक्वायरी ऑन डिमांड। शिवसेना नेता संजय राउत 4 अगस्त तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में भेज दिए गए। कोर्ट ने कहा है कि ईडी को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एजेंसी रात को 10 बजे के बाद संजय राउत से पूछताछ नहीं करेगी। राउत को उनके वकील से मिलने के लिए समय दिया जाएगा। इसके अलावा उनको दवाएं भी समय से देनी होंगी। उनको दिल का मरीज बताया गया है। राउत की गिरफ्तारी पर जहां शिवसेना उबली हुई है, वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। इन आरोप प्रत्यारोप में पात्रा चौल के उन लोगों की आवाज मध्यम पड़ गई है जिनका कभी वहां फलता फूलता आशियाना था। आखिर ये घोटाला है क्या और कैसे संजय राउत तक इसकी आंच पहुंची है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पात्रा चौल घोटाला जो है, जिसका संजय राउत से संबंध है, उसमें प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इसमें से 672 फ्लैट चौल में रहने वाले लोगों को दिए जाने थे। बिना फ्लैट बनाए ही जमीन नो बिल्डर्स को बेच दी गई। ये एक बड़ा घोटाला है और गैर कानूनी तरीके से 1034 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2020 में प्रवीण राउत का नाम PMC बैंक घोटाले में भी आया था। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए का लोन दिया। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रहा है। ये सबसे बड़ा मामला था जो पात्रा चौल घोटाला, जिसको लेकर सारी बात हो रही है। संजय राउत आज भले ही खबरों में हैं, लेकिन कभी वो खुद भी खबर लिखते थे, यानी कलम के सिपाही थे, पत्रकार थे। खबर लिखते लिखते ये साहब के करीब आए और यहीं से शुरू हुआ संजय राउत का सियासी सफर। राजनीति में आने से पहले प्रोफेशनल पत्रकार थे संजय राउत, जिनको आप देख रहे हैं। वो क्राइम रिपोर्टर भी रहे। लोकप्रभा पत्रिका से ही उनकी करियर की शुरुआत हुई थी और मुंबई के टॉप क्राइम रिपोर्टर माने जाते थे संजय राउत। रिपोर्टिंग के दौरान बाला साहिब के करीब आए। बाला साहब ने राउत को बनाया था। उस वक्त में वो सबसे कम उम्र के सामना के समय कार्यकारी संपादक बने थे। 30 साल से सामना के कार्यकारी संपादक हैं संजय राउत। संजय राउत को शिवसेना ने राज्यसभा में भी भेजा। आज भी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। इस समय भी राज्यसभा के MP हैं शिवसेना के खाते से। पात्रा चौल स्कैम मामले में संजय राउत ईडी की रिमांड पर। नोटिस, पूछताछ, हिरासत और गिरफ्तारी का सिलसिला कैसे चला, ये भी आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से ये बात हुई है कि राउत पर किस तरह से शिकंजा कसा गया। संजय राउत के खिलाफ ईडी का जो समन हुआ 27 जून को, फिर 28 जून को पूछताछ के लिए वो संजय राउत वहां नहीं पहुंचे। 1 जुलाई 2022 को 10 घंटे तक राउत से ईडी की पूछताछ हुई। फिर 20 जुलाई 2022 को ईडी के समन पर संजय राउत फिर नहीं पहुंचे थे। एक और समन 27 जुलाई को दिया गया, लेकिन राउत तब भी ईडी के सामने नहीं पहुंचे। इसके बाद शिकंजा कसा और संजय राउत के घर पर ईडी पहुंची 31 जुलाई को। राउत के घर से 11.50 मतलब 11.5 लाख रुपए बरामद किए गए थे, कैश बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि जिसका हिसाब उनको नहीं पता था। 7 घंटे की पूछताछ के बाद राउत को गिरफ्तार किया गया 1 अगस्त की रात को। ऐसा नहीं है कि आर्थिक अपराध के आरोप केवल विपक्ष के नेताओं पर ही है। आज की तारीख में आर्थिक अपराध के आरोपी कुछ बीजेपी नेता और कुछ पूर्व बीजेपी नेताओं पर भी हैं, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ ईडी का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता केस हो, लेकिन एक्शन नहीं दिखाई दे रहा।
उसमें बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तब उनके खिलाफ ये आर्थिक अपराध के मामले दर्ज किया गया था। लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं तब से आर्थिक अपराध का मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। आजकल मुख्यमंत्री हैं असम के। दूसरा बड़ा नाम है मुकुल रॉय। मुकुल रॉय का सियासी सफर बेहद दिलचस्प है। इसे ऐसे को समझ सकते हैं कि परसों तक वो टीएमसी में थे, कल बीजेपी में शामिल हो गए और आज फिर टीएमसी में। मुकुल रॉय पर भी शारदा घोटाले और नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में आर्थिक अपराध के आरोप थे। यानी ईडी इन पर कार्रवाई कर सकता था, लेकिन कुछ दिन बीजेपी में बिताने की वजह से फिलहाल खतरा उसका मंडरा था, उनको नहीं दिखाई दे रहा। एक और बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी, आपको याद है कि ममता बनर्जी को हराया था उन्होंने। शुवेंदु अधिकारी भी एक जमाने में टीएमसी के बड़े नेता थे। 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले वो बीजेपी में आ गए। तब से इनके खिलाफ भी आर्थिक अपराध का केस सुस्त पड़ गया है। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद महाराष्ट्र के सियासी माहौल में ज्वार भाटा देखने को मिल रहा है। कोई संजय राउत को गलत बता रहा है तो कोई ईडी के एक्शन को। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है। पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है? अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता विनीत गोयनका साहब, एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब और शिवसेना की प्रवक्ता संजना घाड़ी। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या सरकारें ईडी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं? आप अपनी राय हमें अपने ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे और आप ट्वीट करके भी अपनी राय भेज सकते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब एनसीपी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनीत गोयनका साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद बहुत बहुत स्वागत है साहब। गोयनका साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि जो ईडी की जो ट्रेन है वो दिल्ली से मुंबई पहुंचती है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ आजकल ईडी की जांच चल रही है, बड़ी रफ्तार से चल रही है, लेकिन जो आपके आसपास बैठे रहते हैं उन पर नजर नहीं पड़ती उनकी। देखिए, सच को कोई आँच नहीं होती है जी। जहाँ घोटाला होता है वहीं पे तो जाएंगे। जी जी। आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन संजय राउत जी के घर से कैश भी मिला है, इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी मिला है और जुडिशियल कस्टडी जज ने 3 दिन की ईडी की कस्टडी भी दी है। ये फैक्ट है और बात छोटी नहीं है। ज़मीन ली जाती है, ज़मीन को रिडेवलप नहीं किया जाता है, लेकिन नो बिल्डर को बेचा जाता है जी। पैसा पैसा आता है अलीबाग, पड़गा, सफाले, पालघर, यहाँ पे ज़मीनें ली जाती है, फ्लैट्स लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी ली जाती है। वो वही पालघर है जहाँ पे एक निर्मम हत्या होती है साधु की, लेकिन वहाँ वो नहीं जाते, लेकिन अपने प्रॉपर्टी को लेने के लिए जाते हैं। तो घोटाला तो बहुत हुआ है और संजय राउत जी को जो है इसका आंसर तो देना ही पड़ेगा, उत्तर देना ही पड़ेगा। जो भी जाँच होगी सामने आएगी और मुझे लगता है कि दोषी जो है उनको सज़ा होगी। जी।
श्रीवास्तव जी, संजय राउत अगर दोषी हैं तो सजा होगी और जांच हो रही है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों नाराज रहती है एनसीपी और शिवसेना इस बात को लेकर? इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? देखिए विजय भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पहले दिन से इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग किसी भी जांच एजेंसी की जो अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली है उसको हक है कि वो उसको मिलने वाली शिकायतों पे वो कार्रवाई करे। आज तक कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जांच एजेंसी के काम में अड़ंगा नहीं डाला। इसको आप पिछले 2.5 साल का जो हमारा महाविकास अघाड़ी की सरकार की 31 महीने की, उसमें आप इसको बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कभी भी केंद्रीय सीबीआई भी पहुंचा वहां, ईडी भी पहुंची वहां, एनआईए भी आया, लेकिन कभी किसी को कोई अधिकारी ये शिकायत नहीं कर पाया कि महाविकास अघाड़ी ने बीच में आड़े आकर किसी कार्रवाई को रोकने में दबाव डाला हो। अभी जो मामला है, जब हम ईडी की बात कहते हैं तो ईडी के पक्षपात की हम बात करते हैं। देखिए, ईडी का जो कानून है वो हम ही लोगों का बनाया हुआ है, जो लॉ मेकर से उन्होंने ही बनाया है, और इसीलिए बनाया कि देश में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई काले धन को सफेद करता है तो उसको रोका जाए। इसमें आड़े आने का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जो हम शिकायत करते हैं, शिकायत हम इस बात पे करते हैं कि ईडी की पक्षपातपूर्ण तरीके से। अब मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं। पक्षपात की जब हम बात कहते हैं, आप देखिए कि आदरणीय किरीट सोमैया जी ने बड़े बड़े 40, 150, 200 पेज के शिकायतें ईडी को दी हैं उन लोगों के खिलाफ जो इसके पहले शिवसेना में थे। इसी को आप देखिए कि उनके साथ मारपीट हुई, उनकी नाक से खून तक बहा, और रात भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे न्याय की मांग करते रहे किरीट सोमैया जी के लिए। लेकिन वो आज सारे लोग एक ब्रेक अवे ग्रुप के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। कौन से नाम का जिक्र कर रहे हैं ब्रजमोहन जी? मुझे याद नहीं आ रहा, किसकी बात कर रहे हैं? मैं एकनाथ शिंदे साहब की बात कर रहा हूं। मैं वहां पे इसके अलावा करीब 14 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आदरणीय किरीट सोमैया जी ने ज्ञापन दिए थे, भारत सरकार को भेजे थे, ईडी को दिए, इनकम टैक्स को दिए, सीबीआई को दिए। लेकिन आज वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, तो कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? ये एक मुद्दा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट से 11 मंत्रियों को बाहर किया जी। क्या वो अच्छा काम कर रहे थे इसलिए बाहर किया? हमारा कहना यह कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं कि मैं देश में ना किसी को खाने दूंगा ना मैं खुद खाऊंगा, अगर वो इस बात से सहमत है और इस पर उनकी पूरी आस्था है, तो उन 11 मंत्रालयों में से किसी एक मंत्रालय की फाइलें उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। सर, आपने ब्रजमोहन जी कोई आपने कंप्लेंट की है क्या किसी मिनिस्टर के खिलाफ, जो फॉर्मर मिनिस्टर है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शिकायत की जरूरत ही नहीं है जी। अगर एक आदमी जो कन्विक्शन के साथ कह रहा हो, जिसके हृदय में ये विचार हो कि मेरे को भ्रष्टाचार से लड़ना है, तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको खुद को इस बात को कह देना चाहिए सामने आके। इसके लिए कोई शिकायत करे, इसके लिए कोई आके उनके चरणों में बैठे, इसकी जरूरत क्या है? लेकिन मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि किसी एक डिपार्टमेंट की फाइलें, किसी एक डिपार्टमेंट की 25 फाइलें सार्वजनिक कर दें, वो देश में लोग देख लेंगे। अभी परेशानी ये है कि जो एजेंसियां वो भारत सरकार की हैं, एक सामान्य व्यक्ति उन भ्रष्टाचार की गई कार्रवाई तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आपको नीचे से गेट पास ही नहीं मिलेगा। जब गेट पास ही नहीं मिलेगा तो आप वहां पे जाके फाइलें देखेंगे। ठीक है विनीत जी, ब्रजमोहन जी ने कुछ नाम लिए, कुछ नाम नहीं लिए, लेकिन आपको मैं जानता हूं आप बहुत शार्प लोगों में से हैं। जो ब्रजमोहन जी को नाम याद नहीं है वो भी आपको नाम याद होंगे। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले ब्रजमोहन जी के 3 फैक्ट्स को करेक्ट करता हूं जी। एक, ईडी का कायदा ये कई साल से है, अगर उसका कोई दुरुपयोग कर सकता है तो उसमें अगर कोई लूपहोल्स है तो उसका ब्लेम उन्हीं को जाएगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि शिवसेना के लोग, तो शिवसेना के लोगों को कोई प्रताड़ना नहीं दे रहा है। इस समय शिवसेना किसकी है? वो उद्धव जी की है कि एकनाथ जी की है, ये तो डिसाइड होना बाकी है। तो इसलिए वो उद्धव जी कैंप के बारे में बात कर रहे हैं कि एकनाथ जी के कैंप के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताएं। तीसरी बात, ये सच बात है कि भाई किरीट सोमैया के ऊपर जो है अटैक हुआ था, और वो अटैक तत्कालीन गुंडों ने किया था, जो उस समय के सत्ताधारी लोग थे। ये कौन लोग थे? जिन लोगों ने हनुमान चालीसा करने के लिए राणा जी को अरेस्ट किया,
इन लोगों ने किसी को फेसबुक पोस्ट करने के लिए जेल में डाला, कोई कैद के नाम की वेला का, किसी फिल्म स्टार जो है उसका घर या ऑफिस तोड़ा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने ही कुलीग्स को, अपने ही मित्रों को। श्रीवास्तव जी, शिंदे साहब का नाम गलत ले रहे हैं क्या? विनीत जी थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए, मेरे को तो इतना याद रहता नहीं है। जो श्रीवास्तव जी जो नाम ले रहे हैं शिंदे साहब का और कुछ और लोगों का, वो गलत है। इस समय पे इस स्थिति में नहीं थी कि ईडी की जो घबराहट उनके मन में है, अगर उसमें कोई गलत नहीं है तो डरे नहीं। देखिए जज कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पुलिस वाला कोई भारतीय जनता पार्टी, ये कोई परमवीर। एक मिनट श्रीवास्तव जी, आप मेरे से बड़े हैं, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ सर, मेरा अनुरोध है आपसे श्रीवास्तव जी। परमवीर सिंह जो है, इनके समय पे वो कांड हुआ था, वो अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, धनंजय मुंडे का केस हो, ये सब उनके समय पे हुआ था। उसमें परमवीर सिंह है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लीडरशिप में रहने वाली पार्टी के अंदर से नहीं होता है। तो ये वो जान ले, लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा कि जर्नलिस्टों के घर में जाके उनको उठाना, क्रिमिनल्स के जैसे मिलकर किसी की हत्या का षड्यंत्र करना, पुलिस से डिमांड करना कि भाई इतने करोड़ रुपए आपको महीने का देना है, ये सब इन लोगों का काम है। कौन है नवाब बली, यही जवाब दे, क्या किया उन्होंने, इनको जवाब देना पड़ेगा। अनिल देशमुख कौन है? और जब ये इतना घृणा करेंगे, जब ये लोग प्रताड़ना देंगे एक सामान्य नागरिक को फेसबुक पोस्ट करने के लिए कई दिन तक कस्टडी में रखेंगे बिना चार्जशीट फाइल के, तो जवाब देना पड़ेगा। पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है, इनका भी भरा। मैं आपको एक कुछ तथ्य देता हूँ विजय जी, आपके शो में आने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से मैं आपको देखता आया हूँ और आप मेरे प्रिय पत्रकार भी। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। प्रवीण राउत को अरेस्ट किया जाता है, 1034 करोड़ रुपये का जो ये है घोटाला है। ये पत्राचाल, ये गोरेगांव का है। मैं मलाड में रहता था, मेरा जन्म मलाड में हुआ है, तो मैं वहाँ से, मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों की को प्रताड़ना देना, उनको डराना धमकाना, उनकी ज़मीन 9 बिल्डर्स को बेचना, उसकी एफएसआई को इलीगली बेचना जो उनका अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं था। ये कौन है गुरु आशीष, कौन है एचडीआईएल, इसके तथ्य को जानना पड़ेगा। क्या हुआ एचडीआईएल के घपले के कारण? तो वहाँ के पंजाब बैंक जो है वो बंद होने का, जो वहाँ की जो बैंक है एक बैंक, वो बंद होने की कगार पे आई थी। तो ये वो लोग हैं कि जानकर गरीबों को प्रताड़ना देना, डराना धमकाना, मारपीट करना, उनकी ज़मीनों को हत्याना, ये लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश को ये भी याद रखना पड़ेगा कि कोई लालू जी होंगे जो घोटाला करते होंगे, नहीं विनीत जी, या फिर सुरेश कलमाड़ी होंगे कांग्रेस के जो कॉमनवेल्थ में घोटाला करेंगे, सिख नरसंहार में होंगे, कार्रवाई तो होती है। जी विनीत भाई से एक प्रश्न है मेरा। विनीत जी, ये आपको पता कब लगा? 10 साल से आप उनके साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे थे, 5 साल आपने सरकार चलाई, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब गृह मंत्री थे, उनके पास पूरे अधिकार थे, तो उनको पता नहीं लगा? या आपको जब भी अभी पता लगा 2-3 महीने पहले कि वो इस प्रकार की कार्रवाई करते थे? मेरा आपसे कहना ये कि आपने पढ़ाई नहीं की, ये केस कब का जरा देखे प्लीज। ये केस, ये पीएमए जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसका केस पिछले 6 साल पुराना है। 6 साल पहले इस पे कार्रवाई हुई थी, और ये जो सारा मामला ये 2010 का है। ये जो पत्राचार की बात क्या केस है, जरा बताएंगे लोगों को। तो क्या हुआ 2010 से, आप बताइए ना, ये तो आपको बताना है। कब का मामला है पत्राचाल का? मैं आपसे जी, पत्राचाल का केस कब का है सर? मामला है सर, 2010 से चल रहा है। पत्राचाल का केस कब का है? ये 2010 से है। बढ़िया, आपको ये भी पता होगा ना उस चाल के अंदर जो जमीन उन लोगों को बेची गई थी, ये भी आपको पता होगा सर। आप कबूल करते हैं, आप ये भी कबूल करते हैं कि उसके अंदर एफएसआई जो है गलत बेची गई थी सर। मैं आपसे कह रहा हूं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आपने क्या किया? आपको कब पता लगा? आपको इंक्वायरी से तकलीफ है कि डेट से तकलीफ है, मुझे बता दीजिए भाई साहब। मैं आप ये बताइए ना देश को, आपको कब पता लगा? जब तक फैक्ट्स तो है कि नहीं, तथ्य है कि नहीं, आप सरकार चला रहे थे तब तक आपको पता नहीं विनीत जी, ब्रजमोहन जी गाड़ी बन गई, ठीक है, उस दिन से आपको पता लगने लगा जी। ये मेरा कहना है। विनीत जी, ब्रजमोहन जी की शिकायत ये नहीं है कि आप कार्रवाई करें, वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कब करते हैं? जब आप सरकार में रहते हैं उनके साथ, तब तो आप वो फाइल चलाते नहीं। जैसे और नामों का जिक्र भी हमने किया, उन्होंने भी किया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों या मुकुल राय हों या और लोग हों या एकनाथ शिंदे हों या तमाम लोग। और जैसे इस केस में भी, संजय राउत साहब के केस में भी, जब 2010 का मामला है, आप सरकार में हैं, उसके बाद तो आपने उस समय तो कार्रवाई की नहीं। अब आज सरकार में नहीं, वो केवल पक्षपात पर आरोप कर रहे हैं। हमारा पक्षपात पे आरोप है। ईडी पूरी कार्रवाई करे, जितनी जांच एजेंसियां हैं उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कार्रवाई करे, कौन रोकता है? ब्रजमोहन जी, सवाल मेरे से है जी। सुन जी विनीत जी। ब्रजमोहन जी, बड़ा अच्छा शो है, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे प्लीज भाई साहब, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपका अनुभव भी बड़ा है। एक बात तो सच है कि तथ्य झुटाए नहीं जा सकते। ये फैक्ट है कि गरीबों के साथ में प्रताड़ना हुई है, मारपीट हुई है, फेसबुक के लिए लोगों को ये किया गया। और दूसरी ये भी बात सच है कि वहाँ पे 672 जो भाड़े देने वाले टेनेंट्स जो थे,
उनको डिनाई किया गया घर। ये बात भी सच है कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो फिर दुख किस बात का। आइए साथ में चलते हैं और ईडी को कहते हैं कि जरा जल्दी तहकीकात करें। हम तो आपके साथ हैं, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। आप साथ दीजिए। आज आप मांग करिए कि आदरणीय मोदी जी ने 11 मंत्रियों को निकाला था, उसमें से किसी एक मंत्री की फाइलें देश के सामने रखेंगे आदरणीय मोदी। आप मेरा साथ दीजिए, अपन लड़ते हैं, करते हैं अपन भ्रष्टाचार। एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है। बताइए किस डिपार्टमेंट, मैं क्या ये आपके कहने से बात नहीं होगी। आप फाइलें, नवाब मलिक हमारे पार्टी का नहीं है, धनंजय मुंडे हमारी पार्टी का नहीं है, अनिल देशमुख, अनिल परब हमारे पार्टी का नहीं है, परमवीर सिंह जी जो किया वो हमारे पार्टी के साथ में हमारी सरकार के समय नहीं किया, आपके सरकार के। विनीत भाई, आज तक के बाद सामने नहीं आई कि 11 मंत्रियों को क्यों हटाया था आदरणीय मोदी जी ने। आज तक के बाद सामने नहीं आई कि पूरे गुजरात के मंत्रिमंडल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। परिवारवाद की पार्टी नहीं है हमारी। अच्छा काम कर रहे थे कि नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी के बाद में राजीव जी के बाद में केवल राहुल जी, ब्रजमोहन जी हमारे यहाँ पे मेरिट्स पे मिलता है और समय पे सबको मिलता है। आज सुबह मुझे प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ में चाय पीने का मौका मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि विनीत इसके बाद में अगली पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे साथ में लेके जाते हैं, पिता पुत्र भाई भाई का संबंध होता है, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे को ट्रेन करते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे को हल्ला नहीं करता, कॉलर नहीं पकड़ता सर। ये आपके पार्टी का कल्चर है। हमारे यहाँ पे साथ में चलते हैं, हमारे यहाँ पे अध्यक्ष एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। एक बात बताइए, आपकी पार्टी जो है उसमें अजीत जी है ना, सुप्रिया जी है, ये सब एक परिवार के लोग हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है सर। मोदी जी के कोई रिश्तेदार नहीं है आज के मंत्री, राजनाथ जी उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, मोदी जी को रिश्तेदार नहीं है। मैं रिश्तेदारी की बात ही नहीं कर रहा विनीत भाई, मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर वो कल्प्रिट है तो उनको बुक किया जाएगा, कल्प्रिट है तो क्यों चिंता। ब्रजमोहन जी, एक चीज जानना चाहता हूं मैं, जो विनीत जी को आपने कहा वो ठीक है, पक्षपात की बात भी आप जो आरोप लगा रहे, लेकिन जिन लोगों पर मामले चल रहे हैं क्या वो अपराधी नहीं है? क्या ऐसा सिस्टम होता है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, आपकी गाड़ी रेड लाइट पर आपने जंप कर ली और पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आप ये कहते हैं जो दूसरी गाड़ी क्रॉस कर गई कि भैया पहले उसको तो रोकते, मेरे को क्यों रोका? जिसको रोका गया उसको तो जांच होगी ना, और यदि उसने गलती नहीं की तो उस पर अलग से मसला होगा। विजय भाई देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत में यही कहा कि जांच एजेंसियां हम ही लोगों ने बनाई हैं देश की विधानसभा और लोकसभा में बैठकर, और उन कानूनों के प्रति हम लोगों के दिल में पूरी श्रद्धा है। आज ईडी के ऊपर भी हमको पूरा विश्वास है, लेकिन जब एक ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के होते हैं, राजेश्वर सिंह जी, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं, वो 11:05 पे भारतीय जनता पार्टी को सरोजनी नगर लखनऊ से विधानसभा का टिकट दे देती है, तो उनके द्वारा की गई कार्रवाई को हम कैसे माने कि वो भारतीय जनता पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहे थे? उस समय वो बड़े ईमानदार थे। ये कहना पड़ेगा कि निश्चित रूप से वो करप्ट आदमी थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईडी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले ली हो। मैं कहता हूं कि अगर हम इस लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम पूरा साथ देना चाहते हैं उस हर एजेंसी को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है, लेकिन उस एजेंसी को भी बताना पड़ेगा कि उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई पॉलिटिकल लिंकिंग तो नहीं है, उन्होंने किसी पार्टी की मेंबरशिप तो नहीं ले ली, ऐसा तो नहीं कि वो इसके पहले किसी पार्टी के मेंबर थे। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या सरकारें ईडी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। पात्रा चौल घोटाला या नेशनल हेराल्ड, विपक्ष के नेता ऑन रिमांड, कार्रवाई निष्पक्ष या इंक्वायरी ऑन डिमांड। पार्टी जो भी पार्टियां हैं देश की, कोई भी छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, जो भी नेशनल वाइड पार्टियां जो भी हैं, जिसकी सत्ता होती है वो, चाहे वो प्रदेश प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वो आप नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल बात करें, सभी सरकार जो सत्ता में होता है उसका वो फायदा उठाता है। सरकारें ईडी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। जैसे कि देखिए, आपको उदाहरण दिया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जांच होने वाली थी तो उन्होंने जो है बीजेपी में चले गए, और भी जो है दबाव बना करके कि जो भी जांचें होती है अपने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जांच नहीं कराते हैं। पता नहीं सरकार अपने फायदे के लिए कर रही कि क्या कर रही है। पहले तो ऐसा सुनाई नहीं देता था, लेकिन अब ईडी और आईटी के जो छापेमारी बहुत चल रही है, और ऐसा नहीं है, लगातार मामले भी खुल के आ रहे हैं, जहाँ छापे मार रही, कुछ खुलासे भी हो रहे हैं, कुछ वहाँ काली कमाई भी पकड़ी जा। कुछ चुनिंदा ट्वीट्स भी आपको बता देते हैं जो हमें दर्शकों ने भेजे हैं। अक्सर सरकार दूसरे दलों के नेताओं को डराने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती हैं, ये जावेद अली साहब ने ट्वीट किया है।
इससे सरकार दूसरे दलों के नेताओं को डराने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का ये सरकार का पुराना पैतरा है, ये दीपिका प्रजा ने ट्वीट किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पिछले कुछ साल में ईडी का दायरा इतना अधिक बढ़ गया है कि हर बड़े घोटाले का खुलासा अब ईडी ही कर रहा है। एक साल के भीतर कई प्रभावशाली नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नेता हैं जिन पर ईडी ने फिलहाल शिकंजा कसा। ईडी के एक्शन से 3 राज्यों के 4 मंत्रियों को अब तक जेल हो चुकी है। महाराष्ट्र के तत्कालीन 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक साहब, इन दोनों का नाम भी उसमें शामिल है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। विनीत जी और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजमोहन जी, आपका अनुभव विनीत जी से और हम सब लोगों से ज़्यादा है, राजनीतिक अनुभव। मैं छोटी सी बात समझना चाहता हूँ, जो आज का जो मामला है ये पात्रा चौल वाला संजय राउत साहब का, आपको कुछ गड़बड़ लगती है क्या? देखिए कि जब तक सारी बात को गंभीरता से हम विश्लेषण ना करें तब तक इस पर कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूँ, प्राइमा फेसा ही कुछ लगता है आपको, जब या विनीत जी की पार्टी ऐसे ही परेशान कर रही है आपको? नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब ईडी ने कोई कार्रवाई शुरू कर दी है तो अब ये मामला पूरी तौर से मेरे और आपकी राय से बाहर है, क्योंकि अब ये मामला इवन कोर्ट पे चला गया है। यानी अब इस पे हम प्रशासनिक चर्चा करें या हम इस पे राजनीतिक चर्चा करें, उसका अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये मामला पूरी तौर से कोर्ट के हवाले है। हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट इसमें पूरी तौर से न्याय करेगी। और हमको यह भी विश्वास है कि इस पूरे मामले में आदरणीय संजय राउत साहब पूरी तौर से बेदाग होकर निकलेंगे, क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं, अभी हम दोनों पक्षों को अगर सुनते हैं, ईडी का पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा सुहाता है, वो उनकी बात करते हैं। हमें आदरणीय संजय राउत साहब का जो वक्तव्य है वो ज्यादा सही और सटीक लगता है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। लेकिन ये फैसला अंततः कोर्ट के माध्यम से ही होगा। मैं एक दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि हम आखिर ईडी के ऊपर ये आरोप लगाते क्यों हैं, ये प्रश्न तो है ना जो जिस पे बात होनी चाहिए। आप देखिए अभी हाल में गुजरात के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब के कारण। आप कल्पना करिए, जो राज्य चीख के ये कहता हो कि हम यहाँ पे, हमारा ड्राई स्टेट है, यहाँ पे शराब मिल नहीं सकती, वहां इस प्रकार से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आखिर इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं वहां के आबकारी मंत्री को जेल भेजा गया, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों वहां के मुख्यमंत्री से इस बात पे प्रश्न नहीं पूछा गया, वहां के एसपी क्या कह रहे हैं लोगों से, जिन बच्चों के माता पिताओं की मृत्यु हो गई है, कि मैं आपकी शिक्षा का भार उठाऊंगा। भार उठाने की बात क्या है, जब वहां पर अगर शराब बिक रही थी तो ये कभी नहीं हो सकता कि उसका भ्रष्टाचार का पैसा वहां पे पुलिस के पास ना पहुंच रहा हो। उनसे आपने भ्रष्टाचार का पैसा लिया, आज उनकी मृत्यु हो जाती तो आप सीना ठोक के कह रहे हो कि हम उनको शिक्षा देंगे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, यह है एक सबसे बड़ा मुद्दा। इस पे अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हम लोगों से तो विनीत जी, ब्रिजमोहन जी को ब्रेक के पहले भी बोलने का मौका मिला और बाद में भी मिला, और नहीं, बाद में मेरा एक सवाल था, इसलिए विनीत जी मैं इसमें जोड़ दूं, ब्रजमोहन जी को मौका इसलिए मिला कि मेरा एक सवाल था, मेरे मन में एक शंका थी कि मैं जानना चाहता था कि संजय राउत मामले में उनको तो कोई शक नहीं। भाई साहब ने मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है, वो तो सीनियर है, कोई अच्छी बात है, उनके मन की पीड़ा बाहर आनी भी चाहिए। लेकिन एक मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, ब्रजमोहन जी 5,625 रुपया लगाकर इन्वेस्टमेंट कर 12 लाख रुपया तुरंत निकालना एक महीने में, ये ऐसा कौन सा बिजनेस हमको भी सिखा दें, हिंदुस्तान के सभी गरीब लोगों को सिखा दें। संजय राउत जी, माधुरी प्रवीण राउत जी, इन लोगों की एक कंपनी है अवनी कंस्ट्रक्शन, वर्षा राउत जी को उसमें से 12 लाख रुपए मिलते हैं केवल 5,625 रुपये लगा के। ज़रा ये सोचिए आप कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक फ्लैट लिया जाता है 55 लाख रुपए का, वो है दादर में। 83 लाख रुपए जो है वर्षा राउत जी जो संजय जी की पत्नी, उनको मिलता है माधुरी प्रवीण राउत से।
2010 में उनको हर महीने पैसे मिलते हैं, विदेश की भ्रमण होती है, 138 करोड़ रुपया फ्लैट बायर से लिया जाता है, प्रोसीड जो है वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को जाता है, 901 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन का रिहैब होता है। यानी मैं अगर पढ़ते जाऊँ तो आखिरी में 1034 करोड़ रुपया का स्कैम ये दिखता है। आपका मन कहीं भी पछिसता नहीं क्या? छोड़िए यही बातों को। आपको लगता है कि संजय राउत जी ने ये जो किया है छोटा मोटा बात होगा, लेकिन आपको दुख नहीं हुआ जिस दिन पालघर में एक हिंदू साधु की लिंचिंग की गई थी? आप लोगों ने कभी उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। आप लोगों ने कभी कमेंट नहीं किया कि फेसबुक पर एक पोस्ट करने वाली मेरा दिल उस दिन बहुत दुखी हुआ कई था दिन तक जिस दिन मुझे ये पता पूरा लगा बोलता हूँ कि सर आपने बीच में नहीं बोला था सर, मैं बीच में नहीं बोला था, धैर्य रखिए सर, हिम्मत रखे सर, हिम्मत रखे, आपकी उम्र मेरे से बड़ी है। श्रीवास्तव साहब बोल ले, विनीत जी को एक बार मौका देना चाहिए। जी जी बोलिए, अच्छा बोलिए, सॉरी बोलिए। है ना, आप ना श्रीवास्तव साहब, मनसुख हिरेन कौन है, क्या हुआ, क्या ये हुआ था क्या कि MBA महाविकास आघाड़ी जो पूरा आप ही की सरकार थी, आप ही लोग चला रहे थे, बेचारे उद्धव जी क्या चलाते थे, उनको तो आप पीछे से चलाते थे, आप लोगों ने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे कि नहीं? आपका पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह, सचिन वजे इन्वॉल्व थे क्या नहीं? पूरी दुनिया ने देखा कि एक जर्नलिस्ट को किस तरह से उठाया गया था, आपके यहाँ पे तो सता, पूरी दुनिया ने देखा कि नारायण राणे जी जो यूनियन मिनिस्टर थे उसको कैसे सताया गया था। आप ही के मिनिस्टर साहब नवाब मलिक साहब कोई घोटाला नहीं किया क्या उन्होंने, कोई गड़बड़ नहीं की क्या? अनिल देशमुख आप ही के हैं, अनिल परब आप ही के हैं, धनंजय मुंडे आप ही के हैं। आप प्रताप सरनाईक के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? क्या आपको ये झूठ है क्या कि किरीट सोमैया जी के ऊपर अटैक हुआ था? क्या ये सच बात है क्या कि वहाँ पे किसी एक्ट्रेस का घर तोड़ा गया था या ऑफिस तोड़ा गया था? सर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। विनीत जी, गुजरात पर भी, गुजरात का एक सवाल पूछा था श्रीवास्तव जी, रिजाइन करिए एनसीपी से और अच्छी पार्टी में ज्वाइन कर, आपके जैसे अच्छे लोगों को वहां नहीं रहना चाहिए। श्रीवास्तव जी, आप जैसे सज्जन व्यक्ति को वहां रहना नहीं चाहिए, आपने विरोध करना चाहिए, आपने उल्टा जाके ये ओपन इनवाइट है श्रीवास्तव जी आपके लिए। लेकिन मैं विनीत जी जो श्रीवास्तव जी पूछ रहे थे उसका एक छोटा सा जवाब और दे देंगे। आप गुजरात पर कुछ पूछ रहे थे, वो नहीं सुनाई दिया होगा विनीत भाई, मैं फिर से पूछूं क्या? ऐसे तो ये पूछते रहते भटकाने के लिए, ऐसे अगर मैं भटक जाऊंगा तो फिर तो हो गया। ये तो चाहेंगे कि मैं सब कुछ जवाब दे दूं, लेकिन ये नहीं बताऊं कि 1043 करोड़ रुपए का जवाब देना है इनको। मैं ये नहीं बताऊं इनको कि इनके ही राज्य के अंदर पुलिस कमिश्नर मिलकर एक्सटॉर्शन करने की बात करता है। मैं ये दुनिया को नहीं बताऊं कि ये लोग जर्नलिस्ट को परेशान करते हैं, एक्ट्रेस को परेशान करते हैं, बिजनेसमैन को परेशान करते हैं, घरों तुड़वाते लोगों के, मारते हैं लोगों को, ये नहीं बताऊं। ये तो चाहेंगे वो। विनीत भाई मैं आपसे एक प्रश्न, लेकिन एक बात आपको बताऊं, चोर कभी नहीं, सर चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूं। लालू जी को देखिए, बोले थे क्या? जो सिख नरसंहार हुआ था उसमें जो लोग थे उन्होंने कभी बोला था कि हमने नरसंहार किया? सजा हुई। सुरेश कलमाड़ी ने कभी कहा था कि हमने चोरी की? आप ही के मित्र हैं, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, गए अंदर। विनीत भाई मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। मेघालय के जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है मराक साहब, वो अभी पकड़े गए हैं, जानते किस आरोप में? वो छोटी बच्चियों का वेश्यालय चला रहे। पहले बताइए सच है कि नहीं है 1034 करोड़ का? सर विषय है महाराष्ट्र का, आप सब कुछ बात करें, लेकिन इस बात से एक बार कंडेम कर दीजिए पालघर के साधु के हत्या को। कंडेम करेंगे सर, हिम्मत है आप में बृजमोहन जी? आपकी पार्टी की लाइन है कि अगर हिंदूज आर किल्ड डोंट स्पीक ऑन दैट, आपकी लाइन है सर। आप लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते, आप लोग जो फेसबुक पोस्टिंग करने देते। एक मिनट मेरी सुन लीजिए, फिर 830 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ, उसमें से 226 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, उसमें से अभी भी 124 लोग जेल के अंदर है। ये क्या था हमारी सरकार ने? 80 लोग प्रॉपर्टी खरीदते इलीगल पालघर के अंदर, लेकिन जहां पे साधु की हत्या हुई वहां नहीं गए, उनके बारे में एक बात नहीं बोलते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, थोड़ा शर्म आना चाहिए, मतलब लज्जा करके जो है 44 से ज्यादा साधुओं की हत्या की गई है। 44 से ज्यादा साधुओं की, आज तक एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। कर्नाटक में 4 साधुओं को मार दिया गया था, आज तक उसमें से एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया। यानी पालघर की हत्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप, केवल सवाल जो आपको विजय जी ने बात कही कि क्या कोई रोड पे अगर अपने सिग्नल ब्रेक किया, आप ये बोलोगे दूसरे को सिग्नल ब्रेक करें? 44 साधु मारे जाते हैं और आप बताने को तैयार नहीं है कि उनको मारा किसने? जी आप जवाब दीजिए इस बात का, कैसे मारे गए 44 साधु मेरे उत्तर प्रदेश में, जिनका हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया? न्याय होता है, हमने तो 124 लोगों को जेल भेजा और आप पकड़े जाएंगे। विनीत जी आप जवाब नहीं दे पा रहे। ब्रजमोहन जी दोनों ही लोग हैं ना हमारे बड़े। ब्रजमोहन जी जब आप बौखलाहट में बोलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं बौखलाहट किस बात की? मैं तो आपसे प्रश्न पूछा, जवाब तो आप नहीं दे पा रहे। गुजरात में क्यों इतने लोग मर गए? बौखलाहट में तो बताइए, एक मुझे बात बताइए, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा कि किसी बहन का घर तोड़ा उन्होंने बांद्रा में? आपको बुरा नहीं लगा? कैसे लोग मर गए?
आप क्या बताइए आपको मुझे। एक बुरा नहीं लगा कि पूना में किसी बहन को देखिए, इसलिए केवल जेल में डाल दे क्योंकि यहाँ पे फेसबुक आदिवासी 55 आदिवासी मरे, आपको कभी बुरा नहीं लगा? 55 कंडेम करिए ना एक बार तो। आप 55 कंडेम नहीं आदिवासी करेंगे? मरे, आप उनको कंडेम करिए, उनको कंडेम करिए। आप बोलिए वहां के मुख्यमंत्री को कि वहां कंडेम के ही नहीं कर मुख्यमंत्री रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त देखिए। है। बोलिए आज इस बात को करिए। आप आपके मेघालय के उपाध्यक्ष का आपकी बौखलाहट बड़ी अच्छी लग रही है ब्रजमोहन जी। मैं भगवान ये से अच्छी- प्रार्थना करूंगा कि सच बाहर आए। ये आपके जितने भी ब्रजमोहन जी बहन और भाई विनीत जी, हैं, ब्रजमोहन जी और उनको विनीत जी, जज देखिए साहब अभी हमें इस पर सजा दे। आप नहीं कर पाएंगे ब्रजमोहन जी, अभी हम चाहते हैं कि इस पर फोकस हो। हालांकि ये बात साफ हो गई कि हमारे जो राजनेता हैं, विनीत जी भी हैं, ब्रजमोहन जी भी हैं और भी लोग हैं, उनकी दूर की नज़र बहुत साफ होती है, पास की नज़र कमज़ोर होती है। तो जो पास में होता है वो नहीं दिख रहा होता है, किसी को गुजरात दिख रहा होता है, किसी को पालघर दिख रहा होता है, तो वो अलग इशू है। लेकिन अभी मैं समझना चाहता हूँ कि जो विनीत जी ने कहा है, ब्रजमोहन जी, जितने आरोप उन्होंने लगाए संजय राउत के मामले पे, उनकी पत्नी को लेकर, मैं पत्नी की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हम राजनीतिक स्तर पर बात करते हैं। तो जो संजय राउत जी पर आरोप लगाए, क्या आप उनसे नाइत्तेफाकी रखते हैं? बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूं जी। कि आखिर एक बार मैं पूछता हूं विनीत जी से, विनीत जी को ये जानकारी कहां से मिली? क्या विनीत जी ने सारे पेपर्स देखे जो ईडी जिन मुद्दों पे कह रहा है? ये ईडी के बयान पे या ईडी द्वारा दी गई जानकारी पे बात कह रहे हैं ना? हमको ये बिल्कुल हमको ईडी से मिली ना आपको जानकारी, ईडी की जानकारी है ये। इसी प्रकार से हमको आदरणीय संजय राउत साहब ने जो जानकारी दी है, हम उससे सहमत है। हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और कोर्ट उनको पूरी तौर से एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में रिहा करेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। हम क्यों ऐसा कहें? हमको इस कानून व्यवस्था पे विश्वास है। ब्रजमोहन जी, जी न्यूज़पेपर पढ़े, थोड़ा पीआईबी की ब्रीफिंग को सुने, थोड़े ईडी की ब्रीफिंग को सुने, आपको सत्यता पता चलेगी। थोड़ा वहाँ गोरेगांव में जाए, पत्राचाल के अंदर जो वो वहाँ पे 900 से प्लस टेनेंट हैं, उनकी व्यथा को सुने। उन 9 जो बिल्डर्स हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनकी व्यथा को सुने। पालभर की साधु की आत्मा को सुने। वो मैं कह रहा हूँ 44 साधुओं की आत्मा को सुनिए आप, जिनके बारे में ये नहीं मालूम कि किसने हत्या की उनकी उत्तर प्रदेश में। योगी जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो अभी तक नहीं बता पा रहे कि 44 इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? मैं जहां तक जानता हूं ब्रजमोहन जी, आप इतने निष्ठुर नहीं। यही तो कह रहा हूँ। आपका मन पसीज रहा है, लेकिन आप पार्टी को बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक मुझे बात बताइए सर, विनीत जी, ऐसा कीजिए ना, विनीत जी, क्या नवाब मलिक इन्वॉल्व है कि नहीं है? विनीत जी, ब्रजमोहन जी ये कह रहे हैं कि आप जो हैं बहुत पावरफुल हैं। ब्रजमोहन जी का कहना यह है कि विनीत गोयनका जो है इस सरकार में, पार्टी में बहुत पावरफुल है। तो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जो आपकी पार्टी से जुड़े हैं या करीब में हैं, उनके खिलाफ भी बोल दीजिए ताकि ब्रजमोहन जी को ये कहने का मौका नहीं मिले। उनका कहने का मतलब ये है सिर्फ। विनीत जी, मैं तो अभी मैं विनीत भाई के सामने हाल का एक प्रकरण रख देता हूँ विजय भाई, तत्काल अभी 4 दिन पुराना, ज्यादा दूर न जाए। अभी पश्चिम बंगाल में 3 कांग्रेस के विधायकों को पैसे के साथ पकड़ा गया। घबराहट में बोल रहे हैं, मुझे बोलने दें। सवाल मुझसे है। जी विनीत जी, विनीत भाई। ब्रजमोहन जी प्लीज, बड़ा अच्छा, आप तो बड़े ये हैं। देखिए ऐसा है सर, जब भी किसी चोर को पकड़ा जाता है, किसी भी को भी, फिर वो कोई भी हो, और जब इतना बड़ा घोटाला होता है, ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, ये शातिर लोग हैं। छोटा मोटा चोर 100, 500, 1000 रुपये की नौकरी चोरी कर लेता है। ये जो 1034 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, ये जो लोग हैं, जो लोग 900, 1000 टेनेंट्स को जो है उनके घर से मफरूफ रखते हैं, ये जो लोग हैं, जो लोग एक साधु की हत्या होने के बावजूद पलक नहीं झपकते, ये वो लोग हैं जो साधारण महिला ने एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया उसको जेल में डाल देते हैं। इन लोग जो है निष्ठुर है, ये कभी नहीं बोलेंगे आपको कि हमने चोरी की है। ये चोरी तो केवल डंडे से बाहर आएगी, ईडी का इंटरोगेशन से बाहर आएगी, जज के इंसाफ के बदले बाहर आएगी। तो इसके लिए तो इंसाफ होगा, और हम कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी को एक घमंड है, वो घमंड ये है कि हम न्याय करते हैं, और न्याय के लिए हम कुछ भी करते हैं और साथ में खड़े रहते हैं। हमारे पे कोई धनंजय विनीत जी, ब्रजमोहन जी, विनीत जी, आपकी ये जो घमंड है और आपकी ईमानदारी पर कोई वो नहीं कर रहा, वो तो विनीत जी इनके राज्य के बारे में बता रहा है, मुझे सब कुछ बता रहे हैं। ब्रजमोहन जी ये कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं विनीत जी, रवि दिशा का नाम याद आ रहा है क्या विनीत जी को? रवि दिशा नाम की एक 17 साल की लड़की थी, उसका नाम याद आ रहा है आपको? जिसको कि दिल्ली पुलिस बेंगलोर से रातों रात पकड़ के दिल्ली पहुंच गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने पूरी भारत सरकार के खिलाफ जो स्ट्रक्चर पास किया, जिसको पूरा विश्व ने देखा, याद आ रहा है आपको? जो आप बात कर रहे हैं, पकड़ के बंद कर दिया। रवि दिशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक शब्द बोला कि हमसे गलती हुई है। कोई प्रिपरेशन नहीं आपकी, आप एसडीएल पे कुछ नहीं बोलेंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं आपकी। किस पे? आप एसडीएल पे कुछ नहीं बोलेंगे,
आप गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन पे कुछ नहीं बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि ईडी ने जब कार्रवाई शुरू अगर कर दी तो इस पे क्या थोड़ा बोल आपके रहा लोग अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता, डेटा मैं देते कह तो रहा हूँ शायद अभी हमारे सीजीआई ने टेलीविजन पे नेशनल विनीत भाई, अभी सीजीआई ने ये कहा कि हमको जो मीडिया में कंगारू कोर्ट लगाई जाती है उसका उन्होंने विरोध किया है, और मैं उनकी उस बात से सारी सहमत बातें हूं। करेंगे, यहाँ पे हम लेकिन कंगारू कोर्ट नहीं लगाना संजय राउत जी चाहते, ने किया हुआ करप्शन, यहाँ पे हम आगे की बात इसके बारे करना में चाहते चर्चा नहीं करेंगे। हम जी। हम यहाँ पे भ्रष्टाचार विनीत से लड़ने की बात करना विनीत जी, चाहते हैं। केवल मेरे को ब्रजमोहन जी की एक बात का जवाब आपने नहीं दिया जो मैं जानना चाहता हूं, वो ये है कि 2010 का मामला है तो ये 2022 में क्यों फाइल खुली? इसको थोड़ा सा आप मुझे संतुष्ट कर दे। क्यों आप कहते कि हाँ हम साथ में थे सरकार में, तो तब कहाँ फाइल देखते संजय राउत साहब की? तब तो दोनों मिलकर फाइल देखा करते थे। अब फुर्सत ही आपको अब मिली जब वो चले गए आपके साथ से, कुछ तो थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर आपका दीजिए। धन्यवाद करना चाहता हूँ विजय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, और मैं आपके शो पे आने का मुझे यही होता है कि आप कई बार अच्छा सवाल पूछते हैं। जी हमारी सरकार उनके साथ में 2019 में खत्म हुई थी जी। 2.5 साल तक उनकी सरकार थी। इस समय पे उन्होंने हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे जी को इलीगली और अनपार्लियामेंटरली अरेस्ट किया था। उन्हें सारी घटनाएं की, किरीट सोमाई जी के ऊपर हमला किया। अगर हमको द्वेष होता है, भावना होती, तो हम उस समय भी कार्रवाई करते थे। सिटिंग मिनिस्टर्स पे कार्रवाई होती है, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई है, पार्था चटर्जी पे कार्रवाई हुई है, हम तभी करते। द्वेष भावना होती थी तभी करते थे। इन्वेस्टिगेशन को टाइम लगता है, कुछ डिटेल्स आते हैं, उसको समय लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नारायण राणे साहब पे बीजेपी ने प्रूफ है इस देश के अंदर देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर होगा, न्याय होगा। और मेरा भगवान से ये भी प्रार्थना है कि ब्रजमोहन भाई उसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व ना हो। ब्रजमोहन जी, न्याय के लिए तो इंतजार करना होता, न्याय मिल जाएगा, क्या है दिक्कत है? आप भी समझ रहे हैं कि भाई कोर्ट में केस चल ही रहा है, ईडी अब उस पर इंक्वायरी कर रहा है, तो फिर इस पर लगता है कि ठीक खाना मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है, कोई शिकायत नहीं है विजय भाई। मैंने आपसे कहा कार्रवाई के ऊपर हम ना कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, ना कार्रवाई के साथ कोई असहयोग करना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से जब ईडी ने कार्रवाई की है, तो हमें ये देश को बताना होगा कि ईडी इस प्रकार से उन लोगों को छोड़ के बैठा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश उनके भी भ्रष्टाचार को देखना और समझना चाहता है, इसमें क्या गलत मांग है? अगर नहीं, आपकी मांग ठीक है, लेकिन क्या इसको मैं यूं समझूं कि आप संजय राउत जी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उससे सहमत हैं कि ठीक है जो कानून कर रहा है वो ठीक है? ये तो सहमत है? बिल्कुल, निश्चित रूप से खुद संजय राउत साहब ने कहा है, मैं क्या कहूं, संजय राउत साहब ने भी 2 रोज पहले अपने एनसीपी ने कबूल किया, टीवी इंटरव्यू में कहा इस बात को अक्यूज्ड है, अगर और कोई अक्यूज्ड कार्रवाई होगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ये एनसीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बढ़िया है जी। हाँ, ये तो संजय राउत साहब ने कहा है खुद, मेरा क्या होता है? संजय राउत साहब ने 2 रोज पहले एक टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उस टीवी चैनल पे उनका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा 45 मिनट का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इस बात को। चलिए ठीक है, आप दोनों लोगों का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। हम चाहते हैं कि न्याय की प्रक्रिया चले और पक्षपात भी ना हो, और कम से कम होने से ज़्यादा जरूरी है कि लगना नहीं चाहिए। परसेप्शन ये नहीं बनना चाहिए कि कोई पक्षपात हो रहा है, क्योंकि होता है या नहीं होता वो तो एक अपना जुडिशियल प्रोसेस का सिस्टम की बात है। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनीत जी और ब्रजमोहन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सरकारें ईडी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। इस पर आप लोगों की राय मिली है। 65% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 35% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 65% लोग समझते हैं कि हाँ ऐसा होता है, सरकार अपने फायदे के लिए करती है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। वैसे तो दिल्ली से तमाम शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं, लेकिन एक ट्रेन जो इधर बीच में नॉन स्टॉप चल रही है वो है गिरफ्तार एक्सप्रेस, जिसका ड्राइवर है ईडी। ट्रेन का रूट मैप तैयार किया जाता है और ड्राइवर महोदय हरी झंडी मिलते ही अपनी मंजिल पर बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पटरी हम तैयार करते हैं कभी हमें भी उस पर सैर करनी पड़ सकती है, क्योंकि इंसान कब तक हवा में उड़ता रहेगा, कभी तो पटरी पर आता ही है। नज़र और नज़रिया दोनों का विजन क्लियर रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि जितना आप दूर बैठे लोगों को देख सकें उतना ही आप करीबियों को भी देख सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि करीबियों के लिए भूल चूक, लेनी देनी माफ और दूर बैठे लोगों का पत्ता साफ, दूसरों के कुर्ते में दाग और आपके करीबी पाक साफ। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून को अपना काम करने दें, ताकि उसका उपयोग हो,
लेकिन दुरुपयोग नहीं। याद रखिए, जब आग जलती है तो उसकी आंच आप तक भी पहुंच सकती है, फिर चाहे वो आग की आंच हो या फिर जांच की आंच। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।